आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी सक्रिय, 12 घंटों में रिपोर्ट तलब। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य सचिव झांसी में। दिल्ली में बदली दफ्तर आने जाने की टाइमिंग, प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए उठाया गया कदम। गुजरात के महेसाना में 4.2 तीव्रता का भूकंप, राजस्थान में भी महसूस हुए झटके। लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा इजराइल, हवाई हमले में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत। 27 साल की कैरोलिन लेविट होगी व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी, ट्रंप ने जमकर की तारीफ। हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं का इलाज कराएगा ईरान, करने जा रहा ये काम। रूस का Su-57 चीनी J-35 से हर मामले में बेहतर। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल सस्ता हुआ या महंगा। बोलते अखबार उठती सीरिया, जब अजब गजब दुनिया से हैरी पॉटर में रूबरू हुए लोग। और भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय में तीसरी सबसे बड़ी जीत, ऑस्ट्रेलिया को इस मामले में पीछे छोड़ा। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग और इसमें अब तक हुई 10 बच्चों की मौत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं। सीएम ने घटना का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को स्वास्थ्य सचिव के साथ झांसी जाने को कहा था। पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। सीएम ने जांच रिपोर्ट 12 घंटे में मांगी है। सीएम ने घटना पर दुख भी व्यक्त किया है। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष SNCU वार्ड में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की झुलसने एवं दम घुटने से मौत हो गई। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 47 नवजात भर्ती थे। वार्ड से 31 नवजात को बाहर निकाल लिया गया था। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। सेना को भी बुला लिया गया। सेना एवं दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। 10 नवजात की मौत से अस्पताल परिसर में कोहराम मचा हुआ है। नवजातों के माता पिता भी अपने नवजातों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या कम करने और प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए दिल्ली में विभिन्न विभागों के लिए ऑफिस आने की टाइमिंग में बदलाव की घोषणा की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में इस संबंध में जानकारी दी। इस नए आदेश के मुताबिक यातायात और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद के लिए दिल्ली के सरकारी कार्यालय व्यस्त समय में अलग अलग कार्य घंटों का पालन करेंगे। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए दफ्तर की टाइमिंग अब सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। वहीं दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए दफ्तर का समय 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा। इस पहल का उद्देश्य सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कम करना, धूल और धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करना और पीक ट्रैफिक टाइमिंग के दौरान कामकाजी लोगों को जाम से मुक्त दिलाना है। गुजरात के महेसाना में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग डरकर घरों से बाहर निकले। पिंडवाड़ा, रेवदर के मंडार, निब्बत क्षेत्र भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग डरकर घरों से बाहर निकल गए। शुक्रवार रात्रि 10:17 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। उत्तर गुजरात में कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाटन, बांसगाठा, जोधपुर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। इजराइल की ओर से लेबनान में स्वास्थ्य आपातकालीन सुविधा केंद्र पर हवाई हमले में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई। हमले के वक्त 20 स्वास्थ्य कर्मी वहां मौजूद थे। इजरायली सेना की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले को बर्बर कार्रवाई बताया और कहा है कि लेबनान के सिविल डिफेंस फोर्स का हिजबुल्लाह से कोई संबंध नहीं है। इससे पहले इजराइल ने सीरिया में दमिश्क और कुदसाया पर हवाई हमले किए, जिसमें 15 लोग मारे गए और 16 अन्य लोग घायल हो गए। दमिश्क के माजे में मिसाइल हमले में 5 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हो गया। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने इस्लामिक जिहाद आतंकी समूह के बुनियादी ढांचे और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले को बर्बर कार्रवाई बताया और कहा है कि लेबनान के सिविल डिफेंस का हिजबुल्लाह से कोई संबंध नहीं है। ये हवाई हमले ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सलाहकार अली लारीजानी की सीरिया की राजधानी ईरानी दूतावास में फिलिस्तीनी गुटों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक से कुछ समय पहले हुए।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपने अभियान की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव नियुक्त किया। 27 वर्षीय लेविट, जो वर्तमान में ट्रंप की प्रवक्ता है, जो अमेरिकी इतिहास में व्हाइट हाउस की सबसे कम उम्र की प्रवक्ता होगी। इससे पहले ये रिकॉर्ड डोनाल्ड जिंगलर को मिला था, जो रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल के दौरान 1969 में इस पद को संभालने के लिए 29 वर्ष के थी। ट्रंप ने एक बयान जारी करते हुए कैरोलिन की जमकर तारीफ की और उम्मीद जताई है कि वो पहले की तरह अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखेंगी। ट्रंप ने कहा है कि कैरोलिन लेविट ने मेरे इतिहास अभियान में राष्ट्रीय प्रेस सचिव के रूप में एक अभूतपूर्व काम किया और मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वो व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के रूप में काम करेंगी। कैरोलिन स्मार्ट, सख्त है और एक बेहद प्रभावी कम्युनिकेटर साबित हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह पोडियम पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी और अमेरिकी लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाने में मदद करेंगी, क्योंकि हम अमेरिका को फिर से महान बना रहे हैं। ईरान में हिजाब पहनना अनिवार्य है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस नियम का कड़ा विरोध हो रहा है। हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं को लेकर ईरान एक खास योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत देश भर में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की दिशा में काम चल रहा है। इस क्लिनिक में उन महिलाओं का इलाज होगा जो हिजाब का विरोध कर रही हैं। तेहरान मुख्यालय में महिला और परिवार विभाग की हेड महरी तालेबी दारिस्तानी ने बताया है कि ईरान में जल्द ही हिजाब रिमूवल ट्रीटमेंट क्लिनिक खोले जाएंगे। यहाँ पर महिलाओं का साइंटिफिक तरीके से इलाज किया जाएगा। चीन के शहर झुहाई में हुए एयर शो में 2 फाइटर जेट्स ने खास तौर से ध्यान खींचा है। इसमें एक रूस का Su-57 जेट और दूसरा चीन स्टील्थ लड़ाकू विमान J-35 है। इन दोनों विमानों में मुकाबले पर जाने माने टेस्ट पायलट सर्गेई बोगडान ने रूसी Su-57 को चीनी जेट से बेहतर बताया है। बोगडान ने कहा है कि Su-57 ने सभी प्रमुख पहलुओं में चीन के J-35 से बेहतर प्रदर्शन किया है। यूरेशियम टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के Su-57 फैलन ने झुहाई एयर शो में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज की थी। वहीं चीन के दूसरे स्टील्थ लड़ाकू विमान J-35 कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बना। दोनों स्टील्थ जेट्स को वैश्विक निर्यात बाजार में मजबूत दावेदार के रूप में देखा गया है। हीरो ऑफ रसिया कहे जाने वाले रूसी टेस्ट पायलट बोगडान ने Su-57 के डिजाइन और ताकत में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि J-35 समेत अपने दूसरे वैश्विक समकक्षों से ऊपर है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। आज यानी 16 नवंबर 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड 71.04 प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड 73.02 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 16 नवंबर 2024 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 101.03 रुपए है। 16 नवंबर 2001 को ब्रिटिश लेखिका J.K. राउलिंग की किताब हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन पर बनी फिल्म हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन पहली बार लोगों के सामने आई थी। ये फिल्म पूरे अमेरिका में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। हैरी पॉटर की यह पहली फिल्म J.K. राउलिंग की जिस किताब पर बनी थी वो भी मेगा बेस्ट सेलिंग फंतासी उपन्यास थी। इस फिल्म में डैनियल रैडक्लिफ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। वह चश्मा पहनने वाला एक लड़का बना था और फिल्म में इसी मुख्य पात्र का नाम था हैरी पॉटर। आगे जाकर ये फिल्म इतिहास की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। हैरी पॉटर की पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन 1997 में ग्रेट ब्रिटेन में पहली बार आई और अगले साल हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन नाम से अमेरिका में रिलीज हुई। बच्चों और बड़ों दोनों को हैरी, उसके दोस्तों रॉन, वीसली और
हरमाइन ग्रेजर की कहानी पसंद आई। इसमें हार्वर्ड स्कूल ऑफ विंचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में उनके कारनामों और अपने मुख्य दुश्मन दुष्ट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ हैरी के संघर्षों ने सबको आकर्षित किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चौथे टी20 मैच में 135 रनों से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 3-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया। जोहान्सबर्ग में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने संजू सैमसन और तिलक वर्मा के शतकीय पारियों की बदौलत 20 ओवर में 1 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 18.2 ओवर में 10 विकेट पर 148 रन ही बना पाई। रनों के हिसाब से यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी शिकस्त है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें 2023 में 111 रन से हराया। वहीं यह भारत की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है। पिछले साल भारतीय टीम ने अपने घर में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराया था। इससे पहले 2018 में आयरलैंड ने 183 रन से मात दी थी। अब टीम ने 135 रनों से हराकर टी20 की अपनी तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 31 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 18वीं जीत दर्ज की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 25 मैचों में इस टीम को 17 बार हराया था।